नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया आपको किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपके बच्चे बेरोजगार हैं उसकी कोई खबर नहीं, मीडिया में आप महंगाई से परेशान हैं उसकी भी कोई खबर नहीं, मीडिया में यदि आप बीमार होते हैं या वायरस जो चाइना से अभी अभी प्रदेश में, राजस्थान में या देश में आ रहा है HMPV, उससे भी कोई बेखबर करने जाते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं, यह एक नॉर्मल है। हो सकता हो कि वो नॉर्मल हो, लेकिन वहाँ अस्पताल की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि इसमें यानी बेरोजगारी में, महंगाई में और अस्पताल व्यवस्था में सिर्फ आप लोग भुगतोगे। लेकिन आप लोग भी इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हो क्योंकि इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक समय था जब इस महंगाई से, बेरोजगारी से सरकारें चला जाया करती थी और सरकारों को टेंशन होती थी, लेकिन अब आपको कोई इसकी खबर नहीं है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें? जी हाँ, राजस्थान में HMPV वायरस 2016 से 2024 में 72 केस थे। तो 2016 से 2024 में 72 केस थे, तो इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? क्या वास्तव में यह नॉर्मल है? यदि यह नॉर्मल है तो चाइना में इतनी अफवाह या इसको सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? हम किस तरह से किसी भी वायरस को लेते हैं? यदि कोरोना आया था, जब भी हमारे विशेषज्ञ यही कहते थे कि कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसने हाहाकार मचाया तब किसी विशेषज्ञ ने कोई बात नहीं कही कि हमने ऐसा कहा था। तो प्रदेश में HMPV वायरस 2016 से 2024 में 72 केस थे, लेकिन हम बेफिक्र थे, नहीं हमने हमारे प्रदेशवासियों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की थी, नहीं हम इसके लिए कोई चिंतित थे। लेकिन जब चाइना बता रहा है तब भी हम चिंतित नहीं है और हम अस्पताल व्यवस्था या आम आदमी को सुरक्षित रखने के बजाय हम इसको नॉर्मल कुछ खबर नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, इस तरह से हम साबित करना चाहते हैं? दुनिया भर में HMPV वायरस के खौफ के बीच राहत की खबर सिर्फ भारत में, राजस्थान में 2016 में इसके केस आते रहे, 2024 में 72 केस आए थे। ऐसे केस जनवरी से शुरू होते थे, फरवरी मार्च के अंत तक शून्य हो जाते थे। इससे पहले इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? यह भी एक सोचनीय बात है या यह भी एक चर्चा का विषय है। वहीं आपको रमेश बिदुड़ी के बयान, जो कि उन्होंने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी के बारे में जो उन्होंने कहा था, उसकी भी आप कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। ये उन महिलाओं के प्रति नहीं बल्कि हर महिला के प्रति यह अपमान शब्द होना चाहिए। प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें और आतिशी ने अपना बदला बाप, यह आप किस तरह से लेते हैं? यहाँ चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप किन नेताओं को आप अपने आप को चुनने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश का माहौल बहुत विवादास्पद हो गया है। रमेश बिदुड़ी द्वारा दिए गए बयान से बुरा बयान और क्या हो सकता है? महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? भाजपा को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की? इससे घटिया और निंदनीय बात क्या हो सकती है? अफसोस इस बात का है कि उस बयान के बाद में बीजेपी के नेताओं ने कोई तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देश में बहुत ही गंभीर हालात हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसी हो गई है कि उसके कारण चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन नफरत कितनी बढ़ेगी उस तरफ कोई नहीं सोचता। जब से यह बयान आया है तब से ऐसे मान लो कि आम आदमी में इस तरह से मीडिया में दिखाया जाएगा कि उनका कद ही बढ़ गया है। प्रदेश में भाजपा में बूथ से लेकर जिला अध्यक्षों की निर्वाचन पद्धति में सहमति अब असहमति में बदलती जा रही है। अकेले जयपुर शहर के 33 में से 20 मंडलों में अध्यक्ष के नाम पर एक राय नहीं हो पाई है। चुनाव अधिकारी की ओर से घोषित 13 मंडलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों पर भी विवाद हो गया। राजधानी जयपुर में 16 साल पहले बने BRTS
कॉरिडोर को जेडी हटाने की तैयारी में। न्यू सांगानेर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड से पुरानी चुंगी और सीकर रोड से पानी पेच तक 16 किलोमीटर लंबे इस निष्क्रिय कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय जेडीए ने लिया है। अब देखते हैं कि सरकार से मंजूरी मिलते ही जेडीए इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाएगा। अब कब तक हटाएगा यह अब देखने की बात है। वहीं जेडीए में एंट्री पास सिस्टम व्यवस्था लागू तो कर दी गई, मगर ये आमजन के लिए गफलत भरी है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, पास बनवाने के लिए दोपहर 12 बजे से ही जन सुनवाई केंद्र के बाहर लाइनें लग गई। जेडीए की अलग अलग विंग में अधिकारियों के चैम्बर तक पहुंचने के लिए आमजन को पास बनवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। हम किस किस को क्या क्या बनवाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बनवाना चाहते हैं, हम तीर्थ स्थल को कहाँ कहाँ क्या क्या बनवा कर या हटाकर उसमें बनवाना चाहते हैं, जबकि कार्य स्थल पर महिला टॉयलेट्स सुधार की योजना क्या है, यह राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की कमी व मौजूदा टॉयलेट्स में आधारभूत सुविधाएं नहीं होने से जुड़े मामले में केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है कि महिला टॉयलेट्स के मौजूदा हालात क्या है। यानी हमसे महिला टॉयलेट्स ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ऐसा माहौल है कि हम उसको हटा करके उसको बनवा देंगे, या वहाँ हमको ये बनवाना चाहिए या यह बनवाना पड़ेगा। यह आप भली बात ही समझ गए कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 21 से 24 जनवरी तक एलडीसी भर्ती परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यह टेस्ट प्रतिदिन 2 पारियों में होगा। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। राजस्थान के जयपुर समेत 7 संभागों के सरकारी कॉलेजों में इसी माह रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में जयपुर, एसपीसी अजमेर, एमएसजे भरतपुर, डूंगर कॉलेज बीकानेर, जोधपुर कोटा और मीरा महिला कॉलेज उदयपुर में लगेगा। जॉब फेयर जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से लगाए जाएंगे। छात्रों को गूगल फॉर्म के जरिए पहले पंजीकरण किया जाएगा और चयनित होने पर नाम, पिता का नाम, किस कंपनी में कितने वेतन पर नियुक्ति मिली, सभी तरह का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कुछ दिन पहले महिला एएसआई का पद समाप्त किया गया था। अब इसी के क्रम में पुलिस बल में नौकरी का सपना देख रही महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पुलिस भर्ती में आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 33% किए जाने के बाद राज्य सरकार ने सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई एवं बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। अपने ही आश्रम की नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को अहमदाबाद दुष्कर्म केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि उसे अभी जेल में ही रहना होगा। देश की विकास दर 2024-25 में 4 साल में सबसे कम 6.4% रह सकती है। एक बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि इस तरह से 6.4% यह कैसे हो गई है, या जब हर जगह इतना विकास की बात करते हैं, इतना विकसित की बात करते हैं, तो यह जीडीपी कम कैसे हो गई है। जीडीपी इस साल 6.4% रहेगी। कोविड के बाद सबसे नीचे है। शहरी मांग घटने का असर है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। क्या आपका विकसित होना या आपका विकास नहीं होना, इसकी भी कोई खबर मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। यानी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया आपकी कोई खबर दिखाना ही नहीं चाहता है। 6.4% जीडीपी का अर्थ आप समझ सकते हैं तो समझिए, वरना इस जीडीपी का नीचे रहना यह आपकी अपनी कमजोरी को बताता है। अब आप भी इस पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको किसी दूसरे कामों में लगा दिया गया है। आप अपने बच्चों की बेरोजगारी भी इसमें शामिल रहेगी, आपकी बढ़ती हुई महंगाई भी इसमें शामिल रहेगी, बढ़ती हुई ईएमआई भी इसमें शामिल रहेगी। लेकिन जब आप ही चिंतित नहीं है तो मीडिया इसके बारे में क्यों विचार करेगा। राजस्थान में पहली बार मतदाताओं की संख्या 5.45 करोड़ के पार पहुंच गई है। मतदाता सूची में 14.82 लाख नए वोटरों के नाम जुड़े हैं। कुल मतदाताओं में 2.82 करोड़ से अधिक पुरुष और 2.63 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। इसके अलावा 671 थर्ड जेंडर भी मतदाता है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को।
यह आदम गोडवी की इन पंक्तियों के साथ जैसे ही नाटक किस्से किनारों का मंचन हुआ, पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। नाटक ने जिंदगी के उन पहलुओं को उकेरा जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। मंच पर उभरते हुए दृश्य ने समाज के गहरे सवालों को उठाया है। इन सवालों को कि आज भी एक आईपीएस जैसे व्यक्ति को भी अपनी घोड़ी पर बिंदोरी निकालने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा, यानी पुलिस को भी पुलिस का सहारा लेना पड़ा। हम कितने जातिगत भेदभावों से हम आज भी उभरे नहीं है। सुर संगम संस्थान का 35वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह बुधवार 8 से जेकेके में आयोजित होगा। कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से होने वाले इस इवेंट में जयपुर सहित देश के 10 राज्यों की 40 से भी अधिक प्रतिभाएं अपना टैलेंट दिखाएगी। साल 2002 से हर साल आयोजित होने वाले वंडरफुल वर्कशॉप्स का आयोजन इस बार भी जयपुर के डिग्गी पैलेस होटल में हो रहा है। फ्रांसिस रोनाल्डसन और फैसिंग की ओर से शुरू की गई यह पहल वोकल फॉर लोकल और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब एक खबर जयपुर के गांधीनगर मोड़ ओझा जी के बाग की। जी हाँ, यहाँ एक डिवाइडर बनाया गया है। डिवाइडर ऐसा है कि उस पर न तो सामने से आती हुई गाड़ियों को कोई लाइट की व्यवस्था है, न ही इस तरह का कोई कट का अंदाजा हो सकता है कि इतनी भारी सड़क पर या इतनी बिल्कुल पूरी सड़क पर सिर्फ 100 मीटर का एक डिवाइडर बनाया गया है। यह एक पहला अनोखा प्रयोग होगा जो पूरे आप जयपुर में या शायद देश में भी कहीं पे भी ऐसा होगा कि पूरी सड़क पर सिर्फ 100 मीटर का डिवाइडर बनाया गया हो। उस डिवाइडर पर आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं, यानी रोज प्रतिदिन ऐसी दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि जहां से व्यक्ति आ जा सकते हैं उसके बजाय डिवाइडर को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। यह डिवाइडर क्यों बनवाया गया है, इसकी हम न तो हम बात कर सकते हैं, न ही हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि ये किसकी दिमाग की उपज है। अब आप देखेंगे कि यहाँ एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना इस तरह से हुई कि यहाँ गाड़ियाँ घूमती है, सामने से आ रही गाड़ियाँ जो बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि उसको कहीं पर भी डिवाइडर होने का अंदेशा होता ही नहीं है। रोज 2 या 4 दुर्घटना, जो जयपुर में शायद पहला ऐसा कट होगा, 100 मीटर का डिवाइडर होगा जहां रोज 2 या 3 दुर्घटना अवश्य होती है। हालांकि वो घूमने का स्थान है, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं होता और किसी की भी नज़र में नहीं आता। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोज 2 या 3 दुर्घटना होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन सब चुप हैं। क्यों चुप है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वे अध्यापक भर्ती लेवल 2 का संशोधन परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र शर्मा ने कहा कि हम लंबे समय से संशोधित परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इससे वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे, लेकिन बोर्ड परिणाम जारी नहीं कर रहा। बोर्ड ने अभी तक केवल एसएसटी का परिणाम जारी किया, इसमें कोई बदलाव नहीं था। जिन विषयों के परिणाम में बदलाव संभव है उनका परिणाम जारी नहीं हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर हेरिटेज निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में मंगलवार को हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में हसीजा ने सभी शाखा और विभागों के प्रगतिरत कार्यों के बारे में समीक्षा की। हेरिटेज में स्वच्छता सर्वेक्षण सभी वार्ड और बाजारों में अब 2 बार सफाई के आदेश दिए गए हैं। जयपुर में ज्योतिनगर पुलिस ने कार के बोनट पर युवक को शहर में घुमाने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। यानी इनका वीडियो वायरल हुआ था। बोनट पर युवक को शहर में घुमाने वाला चालक गिरफ्तार हुआ, कार जब्त कर ली गई। लेकिन हम इसने कौन गिरफ्तार होता है, कौन बोनट में शहर को में घुमाता है, इसके बजाय हम ये देखते हैं या इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इतनी हिम्मत आखिरकार कैसे हो जाती है। उस जगह जहां चारों तरफ कैमरे लगे हुए हो, यदि कोई इस तरह का कोई हादसा हो रहा है और यदि ये कैमरे किसी की निगरानी में है, तो वो निगरानी करने वाले 1 घंटे के भीतर ऐसे युवक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते या ऐसी गाड़ी को क्यों नहीं पकड़ सकते। होना यही चाहिए। पोष माह में शहर के मंदिरों और सामाजिक स्थलों पर पोष बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। वह अलग अलग यानी
ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित नहर के गणेश जी मंदिर में बुधवार को पोष बड़ा महोत्सव व भजन संध्या रखी गई है। पूर्व सांसद बाबू शोभाराम की बायोग्राफी का विमोचन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, अलवर से 2 बार सांसद और राजस्थान सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके बाबू शोभाराम कुमावत की 111वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को उनकी बायोग्राफी का विमोचन किया गया। जयपुर स्थित 385B सिविल लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस जीवनी का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान निर्माता निर्देशक चिरंजीव कुमावत ने बताया कि शोभाराम की जीवनी अब भारतीय सिनेमा चैनल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। इस अवसर पर दीनदयाल किरोड़ीवाल, हनुमान धुंधारिया, घनश्याम कुमावत, जगदीश कुमावत और राजेश कुमावत दाता रामगढ़ वाले उपस्थित रहे। 26 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय समारोह के लिए दिल्ली में आयोजित हो रहे रिपब्लिक डे कैंप RDC में देश भर के NCC कैंडिडेट शामिल हुए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार गर्ल्स कैंडिडेट्स की संख्या में 2022 के मुकाबले 64% बढ़ी है। वहीं राजस्थान से हिस्सा लेने वाले गर्ल्स कैंडिडेट्स की संख्या भी 26% का इजाफा हुआ है। रिपब्लिक डे कैंप 2025 में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों के 2361 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें देश के 17 NCC निदेशालयों से 917 गर्ल्स कैंडिडेट्स हिस्सा ले रही है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इनमें से 99 NCC निदेशालय राजस्थान से, जिसमें अब की बार 48 रेगुलर कैडेट्स और 51 NCC बैंड का हिस्सा है। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए। आज कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में राजस्थान के दिवांश सिंह ने महाराष्ट्र के मानव यादव को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो में राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं कोटा में संपन्न हुई सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़ और महिला वर्ग में अजमेर की टीम चैंपियन बनी। IPL की तर्ज पर पहली बार वीर भूमि राजस्थान में आयोजित होने जा रही आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता राजस्थान के फुटबॉल का नया इतिहास लिखेगी। शुरुआत राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC के होम ग्राउंड जयपुर में 9 जनवरी को बेंगलुरु से होने वाले पहले मैच से होगी। क्लब के चेयरमैन KK टाक के विशेष प्रयासों के चलते यह लीग राजस्थान के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक शानदार पहल है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जनवरी से लेकर मार्च तक कुल 12 मैच खेले जाएंगे। RUFC के कोच और टीम के सभी खिलाड़ी इस लीग को लेकर उत्साहित हैं और वह मैदान पर अपनी पूरी ताकत के साथ खेलेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ परिवहन विकास परिषद की 42वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा के व्यापक उपाय एवं परिवहन क्षेत्र में डिजिटल समाधानों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। जीतो जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित जीतो जयपुर बैडमिंटन लीग 2025 का आयोजन SMS स्टेडियम में संपन्न हुआ। टूर्नामेंट में जैन समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के 100 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय बुधवार को 69वां स्थापना दिवस दोपहर 3 बजे मानवी की पीठ सभागार में मनाएगा। आर्यों की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। यह अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने वाला आखिरी विश्वविद्यालय है। यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने राज्य व देश भर में खेल, संगीत और राजनीति के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय @79 पहली बार ISO प्रमाणीकरण मिला। सेमेस्टर सिस्टम लागू और टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की अनूठी पहल। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से पहली बार सितंबर 2023 में महिला कुलपति के पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा की नियुक्ति हुई है। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।